हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, इसके पहले मैं आपका प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ और ये है आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड। आप जो कि यहाँ पास देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपका सेकंड है। इसके पहले मैं आपको एक का 140 क्वेश्चन जो जीएस का है वो मैं आपका पूरा करा चुकी हूँ। मीन्स आपके जो फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे 140, उसका मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में आपको हर एक क्वेश्चन को बताई हूँ। और हिंदी के भी मैंने 60 क्वेश्चन का सीरीज़ उसको भी कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग देखते हैं कि वीडियो पे कम व्यू गया तो आप तुरंत स्किप कर देते हैं, बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, हम जल्दी से पढ़ाई करते हैं क्योंकि 10 डेज़ ही आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं ना। बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना है, पूरे एग्ज़ाम को फोकस करना है, चाहे जैसे हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मीन्स प्रीलिम्स तो क्लियर करना ही करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से मैं इसी बुक से मैं आपका प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जो कि प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है और ये मतलब कि प्रैक्टिस सेट 2 हम आज करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसमें जो टॉपिक मेंशन है यहाँ पास तो आप देख सकते हैं, ये पूरा जीएस के है ना, जीएस का प्रैक्टिस सेट है। और ऐसे ही आपका यहाँ पास हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है। पिछली वाली वीडियो में मैंने ये नहीं दिखाया था, बट ज़्यादा व्यू नहीं किया उस पर, बट मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था सब कुछ। बट आप लोगों ने देखा नहीं कि जब वीडियो पर व्यू नहीं गया है तो क्या, बट न्यू चैनल रहता है तो फिर व्यूज़ कम जाते हैं ना। स्टार्टिंग में तो व्यू कम ही जाते हैं, सबको नहीं पता रहता, धीरे धीरे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है। तो जीएस का जो आपका पार्ट कवर हुआ है उसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। अगर आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो भी अगर आप लोग ये वाला सारे टॉपिक जो मैं बता रही हूँ ये सब तैयार कर लेंगे तो आराम से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा ना। जैसे जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, वो विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और ये क्या है, करंट अफेयर्स है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। और यहाँ पास है जो आपका रीजनिंग है वो वाला पोर्शन, और यहाँ है यूपी स्पेशल। इतना आप कवर कर ले रहे हैं तो आपका पक्का क्वालिफाई हो ही जाएगा। और ये बात रही हमारी हिंदी की, ये तो हमने बात क्लियर कर ली 140 का। और यहाँ पास जो हमारे हैं ये 60 क्वेश्चन है ना, हिंदी के भी हमें 60 क्वेश्चन क्वालिफाई करना ही होगा। तो ये 60 क्वेश्चन ये है। तो आज मैं जो आपको ले आई हूँ वो है ये 140 का है। इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले तो ये देखिए टॉपिक यहाँ पास मेंशन है। ये मैं आपको ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना लिटरेचर पॉइंट बाय नैन्सी मैम, तो आराम से आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पास ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर से मोस्टली 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और पर्यावरण परिस्थिति से 7, 14, ऐसे हर ईयर की वाइज यहाँ पास क्वेश्चन मेंशन है। और जैसे कि सामान्य ज्ञान से, तर्क शक्ति से, समसामयिकी से, फिर विविध से भी इतने क्वेश्चन, टोटल 140 क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं ना। तो ऐसे हो गया। तो हमारा ये है प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये मैंने बुक से लिया है तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना। तो इससे मतलब नहीं है कि क्वेश्चंस टाइप हुआ है या फिर पेज वाइज है ना। पीडीएफ मैंने ऐसे बुक से बनाया है, जिस बुक से मैं खुद तैयारी कर रही हूँ उससे ही मैं आप लोगों का तैयार करवा रही हूँ। मतलब मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं आप लोगों को मैं खुद पहले खुद तैयार करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को आंसर उसका गलत ना बता पाऊँ। इसलिए मैं खुद पहले सब कुछ सही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अवतल दर्पण के विषय में सत्य कथन युग्म का चयन करें। तो ऑप्शन यहाँ पास आपको मेंशन है, वाहनों की हेडलाइट्स में, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, हाँ, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बताना है कौन सा कथन, क्या कथन का युग्म चयन करना है ना। फिर दूसरा है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वो अवतल दर्पण होता है। और तीसरा है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और चौथा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कथन युग्म दिया हुआ है और 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसमें बताना है क्या कौन सा कथन सही है। तो आप लोग सोच लीजिए, तब से मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो आई होप फ्रेंड आप सोच लिए होंगे। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो है बी। मीन्स ये जो बी वाला ऑप्शन है, जस्ट सेकंड में पेन ले लूँ। तो जो ये बी वाला ऑप्शन है ये सही है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही युग्म सही है, क्योंकि जो प्रकाश स्मिति होता है में किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, तो वह उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है। परंतु यदि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करेगा। शेष कथन अवतल दर्पण के अनुप्रयोग के संदर्भ में सत्य है। इट मीन्स
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही सही है, बस ये वाला चीज़ गलत है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा और मैंने जो एक्सप्लेन किया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सहयोगी ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो यहाँ पास क्वेश्चन आपके पास है और ऑप्शन भी है, जॉन शोर, जेम्स ग्रांट, चार्ल्स हेयर, कैप्टन मुनरो। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, है ना, जेम्स ग्रांट ने किया था ना। जस्ट सेकेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेम्स ग्रांट ने। क्योंकि देखिए जेम्स ग्रांट और जॉन शोर लॉर्ड कॉर्नवालिस के क्या थे, सहयोगी थे, है ना। ये इसमें कहा सहयोगी ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव को विरोध किया था, तो ये सहयोगी थे। लगान की स्थायी बंदोबस्त को लेकर जेम्स ग्रांट और जॉन शोर में क्या थे, मत क्या था, भिन्न था, मतलब वो दोनों एक दूसरे के भिन्न मत में थी। जॉन शोर लगान की स्थायी बंदोबस्त का समर्थक था, जबकि जेम्स ग्रांट जो था वो स्थायी बंदोबस्त का विरोधी था। इस हिसाब से इन दोनों क्या थे, एक नंबर से विरोधी थे। उसका मानना था कि समस्त भूमि सरकार की है, लगान सरकार के द्वारा वसूल किया जाना चाहिए, न कि जमींदारों के द्वारा। तो कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। यहाँ पास तो ये है कि कौन विरोध में था, कौन सहयोगी था। तो भाई यहाँ पास ये क्वेश्चन आंसर हो गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो 1793 में लागू किया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा टिक टिक लगा दे के मतलब ऐसा खुद समझने के लिए ऐसा करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार मोस्टली सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बताइए आप आंसर, फिर मैं बताती हूँ। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आरसी दत्त, ऑप्शन सी अशोक मेहता, ऑप्शन डी रजनीपाम दत्त। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आई होप आप लोगों को आता ही होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो दादा भाई नौरोजी है ना। जो पहली बार भारत की औसत प्रति व्यक्ति का आय सांख्यिकी अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इन्होंने ही, कौन सी बुक थी इनकी, द इंग्लिश डेप्थ, है ना, द इंग्लिश डेप्थ टू ही है फ्रेंड, ये टू इंडिया, जो इंडिया में इन्होंने क्या किया था, नामक पत्र में भारत से होने वाले धन निकासी की चर्चा की थी। सबसे पहले इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आई होप आपको आ ही रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं हिस्ट्री से, मतलब ज़्यादातर मॉडर्न से ही देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रंट, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी सर चार्ल्स वुड, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो आप सोच लीजिए, फिर मैं आंसर इसका बताती हूँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। बस आंसर को टिक करना मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैं सब कुछ डिटेल में बताती हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ सके। तो फ्रेंड आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ना, विलियम जोन्स ने। क्योंकि भारत में शिक्षा के विकास के लिए वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, है ना। एशियाटिक किसकी स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? फिर 1784 में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ है, तो इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए ना। तो कब की गई थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसी संस्था से जुड़े विद्वान चार्ल्स विलिकन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। अगर पूछ ले कि इसी सोसाइटी से एक लोग और जुड़े हुए थे, चार्ल्स विलिकन्स, उन्होंने क्या किया था, भगवत गीता, उनको मतलब पढ़े तो इतना ज़्यादा तो प्रेरित हुए कि उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी किया था। तो यहाँ पर जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? फिर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। पैराडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? हर एग्जाम में आपको एक न एक विटामिन के रासायनिक नाम तो पूछते हैं और हमेशा विटामिन से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते ही हैं। तो बताइए यहाँ पास ऑप्शन है B6, ऑप्शन B1, B5 या B2। तो बताइए पैराडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नेम है? बहुत ही सिंपल सा है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर ट्रिक से ढूंढेंगे रासायनिक नाम विटामिन के तो UIT भी मिल जाएंगे आपको।
तो फ्रेंड आई होप इसका आंसर आप सोच लिए होंगे। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। B6 जो है पैराडॉक्सिन का क्या है, विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कि अब हम तीनों का ही बता देते हैं। तो जो B1 का होता है फ्रेंड वो होता है थायमीन, और B5 का होता है पेटोथेनिक है फ्रेंड। मैं बोल रही हूँ, अगर राइटिंग ना समझ में आए तो आप, मैं बोल रही हूँ उससे कर लीजिएगा। पेटोथेनिक अम्ल होता है। और B2 का होता है जो, वो B2 का होता है राइबोफ्लेविन, है ना, ये होता है। तो मैंने चारों का ही बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया ना, क्या कंफ्यूज हो गए क्या है, तो B6 है ना, पैराडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है, तो B6 का रासायनिक नाम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, हमेशा इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लगभग 2 साल से देखे जा रहे हैं कि संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो हमारा है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, है ना। और दूसरा जो है, इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था। तो इसमें कौन सा कथन सही है ना, सही पूछा है। तो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं, केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और ना तो फर्स्ट नहीं सेकंड। तो आप बताइए राइट आंसर। इनके बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, इसमें बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ कि फ्रेंड ये जो सही है वो दोनों ही बातें सही है ना, कि इन्होंने क्या किया था, भारतीय भाला फेंक एथलीट में नीरज चोपड़ा ने जो विश्व एथलीट चैंपियनशिप था 2023 का, में अपने दूसरे प्रयास में कितना 88.17 मीटर भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए थे। अब विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ था का मेज़बान देश हंगरी पहली बार किया था। इसका आयोजन नेशनल एथलेटिक सेंटर बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। इसका शुभांकर क्या था फ्रेंड, अगर शुभांकर पूछ ले तो विटनेस द वंडर, हंगरियन भाषा में लॉस सी सोडट है। इसका आयोजक वर्ल्ड एथलीट हंगरी एथलेटिक्स एसोसिएशन। इसमें कुल कितने थे, 49 स्पर्धा इसमें देखने को मिले थे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है कि नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे, और इससे पहले जो उन्होंने 2022 में हुआ था उसमें रजत पदक जीता था। तो ये दोनों ही बातें क्या हैं फ्रेंड, सत्य हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, जुलाई 2023 में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड ये करेंट अफेयर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप देख लीजिए। ऑप्शन है आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, है ना, दूसरा। जो मीन्स कि जो 3 से लेकर 9 जुलाई तक 2023 में मध्य विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप हुआ था 2023 में। वो कहाँ हुआ था, लिमरिक आयरलैंड में हुआ था। फ्रेंड कभी कभी जगह का भी नाम पूछ लेते हैं कि कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि लिमरिक आयरलैंड है, आयरलैंड में किया गया था। इसमें 58 कितने देशों से फ्रेंड, 58 देशों के लगभग 518 तीरंदाजों ने प्रतिभाग किया था। पदक तालिका में भारत को दूसरा स्थान मिला था ना। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान मिला था, तो दूसरा स्थान मिला था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ नहीं वाला क्वेश्चन है। नहीं वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में एकदम ध्यान से देख के जाया करिए कि कौन सा मतलब पूछा है, सही है, गलत है, नहीं है। बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, नहीं पर फोकस नहीं करते हैं, हमेशा यहीं पास मात खा जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पास ऑप्शन है टीबी, माइकोबैक्टीरियम होता है, बी मलेरिया, प्लाज्मोडियम होता है, एड्स HIV, और डी का हैजा इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ।
तो फ्रेंड जो इसमें सही नहीं है। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो वैसे भी हम केवल आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इससे लंबी वीडियो मैं बना तो सकती हूँ 4-4 घंटे का मैराथन, बट आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि न्यू चैनल है, न्यू चैनल पे आपको चाहिए बस आधे घंटे की वीडियोस। और जो फेमस चैनल है उस पर भाई वो कुछ भी कराएं, बट आपको अगर वो 5 घंटे की 10 घंटे की वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप वो भी देख रहे हो, बट न्यू चैनल पे आप लोग को आधा घंटे से ज़्यादा की वीडियोस नहीं चाहिए होती है। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि आधे घंटे में आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर करा दूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है ना। जो हैज़ा होता है वो ये वाला चीज़ वो एक सही नहीं है ना, ये वाला चीज़ सही नहीं है, क्योंकि एड्स HIV के वायरस के कारण होता है, और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, और टीबी जो है कहाँ गया, टीबी जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। जबकि हैज़ा रोग होता है विब्रियो कॉलोरा, हम इसका नाम लिख देते हैं आपको, ये आप अगर देखिए विब्रियो कॉलेरा, इससे क्या होता है नामक जीवाणु से होता है। हो गया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जिसके हैजा जो कौन सा बैक्टीरिया होता है फ्रेंड, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट में भी आपके पास भी हो, बट लोग क्या करते हैं बुक्स उनको पढ़ना प्रेफर नहीं करते, बुक से वो बोर हो जाते हैं। अगर कोई आपको यही पढ़ा रहा है बोल बोल के, क्योंकि बोलने से और देखने से बातें दिमाग में छप जाती हैं, तो हो सकता है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके पास हो बट आपको उससे पढ़ने का मन ना कर, बट वही प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे में सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घुस जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 9 की साइड मूव करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी एनरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। तो यहाँ पास ऑप्शन आपके सामने है, आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है ना, क्योंकि जो एरोबिक श्वसन एवं एक क्या है जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा व CO2 मुक्त होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन क्या मुक्त होता है, तो ऊर्जा और CO2 मुक्त होती है। उपयुक्त प्रक्रिया में अगर हमें देखा जाए तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होता है वो किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के साइड हम मूव करते हैं। एक महिला की ओर यहाँ पास आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो जैसे कि है कि क्वेश्चन नंबर 10, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि इसकी इकलौती भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई ब्लड रिलेशन के तो हमेशा एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है। ऑप्शन ए पत्नी के पिता की बहन, ऑप्शन बी पिता की बहन, ऑप्शन सी पत्नी की माँ, ऑप्शन डी पत्नी के भाई की पत्नी। तो यहाँ पास बताइए, आप अपना निकाल लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो ये है। अगर हम लोग निकालेंगे तो जैसे कि पत्नी हो गई, जैसे रमन हो गया, रमन की पत्नी हो गई, फिर वो महिला हो गई, तो इस हिसाब से भाई का अगर हम निकालें तो जो रिलेशन हमें मिलेगा वो पत्नी के पिता की बहन हो गई ना। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगर आप निकालें ऐसे ऐसे करके तो आराम से पत्नी के पिता की बहन ये राइट आंसर होगा। आई होप आपका सही होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पास भी आपको देखने को मिल रहा है रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली अब देखने को मिलेंगे ही आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए का अर्थ, जस्ट सेकेंड पेन लेना भूल गई मैं, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ डिवाइड है और डी का अर्थ मतलब गुणा भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ पास ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको आप क्या करना है, ये पर जैसे कि यहाँ पास ए का अर्थ क्या था, ए का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पास आप प्लस कर दीजिए। और बी का अर्थ क्या दिया था, बी का अर्थ दिया था माइनस, तो यहाँ पास आप माइनस कर दीजिए। और सी का अर्थ क्या दिया था फ्रेंड, सी का अर्थ है गुणा, तो गुणा कहाँ है हमारा, सी है यहाँ पास, और भाग का क्या डी का दिया था भाग, तो यहाँ पास आप कर दीजिए ये भाग ना। अब इस हिसाब से आप निकालेंगे तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो है, आप बताइए। आई होप आपने, जब मैंने इतना सब कुछ सॉल्व कर दिया तो आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपका आएगा 45 है ना, 45 पूरा राइट आंसर आएगा। एक सिंपल सा है, इतना मैं कहाँ कराने बैठूंगी, यहाँ पास आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पास निकाला हुआ है तो वो 45 आया हुआ है ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए त्रिभुज वाले क्वेश्चन जो है ऐसे निकाले जाते हैं, मैंने सॉल्व भी किया है तो आंसर तो आपके सामने ही दिख गया है। तो पर अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे दे दिए जाएं, है ना,
तो आपको सॉल्व क्या करना है, जैसे पूछा हुआ था दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज आपको निकालना है। तो त्रिभुज आप अगर पूरा काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो आपका आएगा वो है ऑप्शन डी, है ना, 13 को आएगा। जैसे कि पहले 1 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके 2, ऐसे 3, ऐसे करके पूरा आप निकालेंगे तो 9, 8, 6, 7, 1, 4, 2, 5, 3 और पूरा काउंट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 13 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कराने बैठी ना तो क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो इस हिसाब से हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ ना। वैसे रीजनिंग में अगर बच्चों को आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिस सेट है तो केवल आंसर बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो आप ये सब सारे टॉपिक तैयारी कर चुके होंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं, तो ये बताइए इसके राइट आंसर क्वेश्चन का। फिर यहाँ पास आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फूल में, पत्ती में, जड़ में, तना में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। आपको क्वेश्चन आई होप टफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एग्जाम में आजकल एग्जाम का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि क्वेश्चन जो पहले सब लोग जैसे पढ़ते थे वैसे क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को ही नहीं मिलते हैं, और मोस्टली टफ क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है फूल में ना, क्योंकि आवृत्ति बीजों जो कहते हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, आवृत्ति बीजों भी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म भी स्पर्म्स भी कहते हैं ना, कि प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। तो इसमें अगर कहाँ होते हैं तो वो होते हैं फूलों में। इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज, सदैव, फल या फूल के अंदर होते हैं ना। आप समझ गए होंगे कि ये जो पौधे होते हैं इसके अंदर किन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज, सदैव, फूल के अंदर होते हैं ना। बीज या कह लीजिए या फिर फल कह लीजिए, वो फूल के अंदर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड जो है वो नाइट्रोजन है ना, कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व माना जाता है वो है नाइट्रोजन। देखिए जैसे कि नाइट्रोजन के साथ भी जरूर, अगर नहीं है नाइट्रोजन ऑप्शन में तो आपको फास्फोरस मिल जा रहा है या फिर पोटाश मिल जा रहा है, तो आप वो भी पोषक तत्व तो मान सकते हैं। इसमें गौण पोषक भी माना जाता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर गंधक हो गया, ये सब हो जाता है। कभी कभी मुख्य पोषक पूछ लिया जाता है, कभी कभी गौण पोषक पूछ लेते हैं, कभी कभी सूक्ष्म पोषक पूछ लेते हैं। तो सूक्ष्म पोषक अगर पूछे तो उसमें लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये सब होते हैं ना, जैसे बोरान, क्लोरीन, ये सब होता है। बट यहाँ पास क्या पूछा है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व है तो है नाइट्रोजन। आप क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर अच्छे से दीजिएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये हम पूरा क्वेश्चन को ले लेते हैं, है ना, ये इस टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 जो है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो आप बताना है कि कैसी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती हैं, या फिर एक नाभिकीय होती हैं, या फिर बहुनाभिकीय होती हैं, या फिर लंबी होती हैं। तो यहाँ पास आपका युग्म दिया गया है, केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सत्य है, केवल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सत्य है, केवल सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ सत्य है, इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो जो फ्रेंड इसका राइट आंसर है वो है ये वाला, है ना, कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सत्य है ना, मतलब बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती हैं, और क्या एक नाभिकीय होती हैं, बट बहुनाभिकीय और लंबी नहीं होती है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब वीडियो तो मैं जस्ट आपके 10 मिनट बाद ही अपलोड करूँगी, बट ये नहीं है कि अगर इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग देखते नहीं है ना। तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके अपलोड करूँगी। जैसे कि प्रैक्टिस सेट, ये क्या हो गई, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, तो मैं प्रैक्टिस सेट वैसे ऐसे करके करूँगी ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करके अपलोड कर दूंगी। तो आप समझ लीजिएगा कि अभी 15 क्वेश्चन इसमें है, इस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी आपका एक दिन में कम से कम 6 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगी, तो इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स एक दिन में आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, और हमारे पास मात्र 6 7 प्रैक्टिस सेट है, तो 10 डेज़ में तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए पूरा के पूरा 140 क्वेश्चन जो हैं वो हमारा पूरा रखा हुआ है। बट हमारे पास थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लंबी वीडियो जब हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं भाई। न्यूज़ चैनल पे
क्योंकि व्यू जाते नहीं हैं, 10-20 व्यू रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, आधा तो शुरू में स्टार्टिंग में देखते हैं, फिर उसके बाद स्किप कर देते हैं। कुछ बच्चे जो रहते हैं वो 50% देखते हैं फिर स्किप करते हैं। उसमें से 10 में से 2 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि पूरा देखते हैं, वो वीडियो को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।